शायद ही ऐसा कोई एग्ज़ाम होगा जहां इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता होगा। टॉपिक है कथन एवं तर्क। ये रीजनिंग का बहुत ही शानदार टॉपिक है, जानदार टॉपिक है, आता ही आता है दोस्त। तो आप लोगों के लिए कुछ रूल मैं लेकर आया हूँ। अगर आप ये नियम फॉलो करोगे तो शायद ये क्वेश्चन इन फ्यूचर कभी आप लोगों का गलत नहीं होगा। कुछ आप लोगों को आइडिया देने वाला हूँ, कुछ विचार देने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको इन क्वेश्चन को हल करने से पहले आपकी बुद्धि में एक उच्च विचार रखना है। कभी भी क्वेश्चन से बाहर जाकर आप लोगों को नहीं सोचना है, ठीक है ना। कई सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर डिफ़ाइन की हैं। वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। अगर आप लोगों ने ये वीडियो प्ले कर दी है ना, तो ध्यान से देखिएगा दोस्त। ये वीडियो एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, जीडी, यूपी पुलिस, आरपीएफ, एनटीपीसी, सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस, है ना, उन सभी कंपटीशन एग्ज़ाम को देखकर बनाई जा रही है जिसमें आप लोग अपना फॉर्म फिलअप करते हैं। चलिए बिल्कुल जीरो से सीखते हैं। देखिए, कुछ आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ, ध्यान से आप लोगों को समझना है, और समझ गए तो ये मान लेना फिर ये गलत नहीं होगा। देखिए, ठोस कथन में आप लोगों को कौन सी चीज़ रखनी है। ठोस कथन यानी जो आप लोगों को सही माननी है चीज़ें। कभी भी सार्वभौमिक सत्य की बात हो या फिर ऐसा कोई तथ्य दिया हुआ हो। सार्वभौमिक सत्य क्या होता है? ब्रह्मांड, समस्त प्रकृति या सभी विद्यमान चीज़ों से संबंधित कोई ऐसी इकाई को दर्शाया गया है, या ऐसी कंडीशन को कहा गया है जैसे कि आपके ब्रह्मांड से कोई बात जुड़ी हुई है, हर जगह या सभी मामलों में जो लागू होती हो, ऐसी चीज़ें, है ना, सार्वभौमिक सत्य के अंतर्गत आती हैं। और इन चीज़ों को हमेशा आप लोगों को सही ही मानना होगा। दूसरा, किसी वर्ग के सभी या अधिकांश सदस्यों की विशेषता बताता हो तो ये सार्वभौमिक सत्य में ही चीज़ें आती हैं, ये मान के चलना आप लोग, ठीक है ना। दूसरा, कभी आप लोगों ने अनुभव किया हो किसी चीज़ का तो वो बिल्कुल आपको सही मानना है, या किसी चीज़ का विश्लेषण किया हुआ हो तो ये सारी चीज़ आपको सत्य माननी है, ठीक है ना। यूनिवर्सल ट्रूथ या फिर फैक्ट, ये आप लोगों को सत्य मानने, जो आपके ब्रह्मांड इत्यादि से जुड़ी हुई बात है ये आपको बिल्कुल सत्य माननी है। दूसरी चीज़, अनुभव की बात आपको हमेशा ठोस कथन में रखनी है, ठीक ना। विश्लेषण की हुई बात भी हमेशा आप लोगों को ठोस कथन में ही रखनी है, यानी एनालिसिस की हुई बात और एक्सपीरियंस की हुई बात, है ना। इसके साथ साथ आप लोगों को किसी सरकार, या तो किसी राज्य सरकार ने या किसी केंद्र सरकार ने कोई आदेश जारी किया है, कोई निर्णय लिया है, तो वो बात आपको हमेशा सच मान के चलनी है, यानी वो आपको ठोस कथन में रखना होगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा लिया गया निर्णय यानी कि यूएन, यूनाइटेड नेशंस, याद रखना, है ना, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय, ये भी आपको ठोस कथन में ही रखना है, क्योंकि आप सर्वोच्च न्यायालय के या फिर किसी राज्य सरकार, किसी केंद्र सरकार के या फिर यूनाइटेड नेशन के आदेश की, निर्णय की अवहेलना नहीं कर सकते। इतना आप लोगों को ह्यूमन राइट नहीं है। तो ये अगर चीज़ें आती है तो आप लोगों को ठोस कथन में रखनी है, यानी कि वो आपको अपने दिमाग से सही मान के चलनी है, ठीक है दोस्त। चलिए, कमज़ोर चीज़ें कौन सी माननी है आपको। आपको कमज़ोर कथन कौन सा माना है कि भाई ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। कैसी चीज़? जहाँ कुछ स्थिति जो है वो स्पष्ट नहीं हो पा रही हो, यानी अस्पष्ट की कंडीशन बनी हुई है, स्पष्ट नहीं हो पा रहा, तो ये आप लोगों को कमज़ोर मानना है। जहाँ आप लोगों को कंपैरिजन करना हो, है ना, कंपैरिजन, तुलना करनी हो, अगर कंपैरिजन की बात कर रही हो, है ना, या फिर क्वेश्चन में कंपैरिजन की बात की गई हो, तो वो आप लोगों को हमेशा कमज़ोर कथन मानना है। कमज़ोर का मतलब ये मान के चलना है कि ये नहीं हो सकता। ठोस का मतलब है ये निकलता है, कमज़ोर का मतलब है ये नहीं निकलता। जब कभी आप लोगों को ओनली वे, एकमात्र रास्ता दिखाया जाए, भाई यही एकमात्र रास्ता है, तो ये भी कंडीशन आप लोगों को गलत मान के चलनी है। ये कंडीशन भी आपको कमज़ोर मान के चलना है दोस्त, चाहो तो लिख दो, ठीक है ना। कमज़ोर में आप लोगों को और कौन सी चीज़ मान के चलनी है? कभी भी कोई एडवाइस की बात आए, सलाह की बात, तो सलाह भी हमेशा कमज़ोर कथन में ही रखी जाती है। तो कमज़ोर, है ना, कमज़ोर कथन में आपको रखना है। जब भी कोई बात अंधविश्वास की आए तो ये अंधविश्वास की बात भी, यानी सुपरस्टिशियस, है ना, तो ये बात भी आप लोगों को कमज़ोर कथन में ही मान रही हैं। कभी भी अंधविश्वास की बात आती है तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ ली, ध्यान में रख लिया,
कंपैरिजन की बात, एकमात्र रास्ता, सलाह, अंधविश्वास जैसी चीज़ें और आपको अस्पष्टता, ये सब कमज़ोर कथन में रखनी है। ठोस कथन में क्या क्या रखना था? किसी राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सर्वोच्च न्यायालय, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा लिया गया निर्णय, ये आपको ठोस कथन में रखना था। दूसरा और क्या रखना था दोस्त आपको ठोस कथन में? ध्यान से देख लो एक बार फिर, अनुभव की हुई बात, विश्लेषण किया हुआ, तो ये आपको ठोस कथन में रखना है। सार्वभौमिक सत्य यानी यूनिवर्सल ट्रूथ या फैक्ट, ये आप लोगों को सच मान के चलने हैं जब भी कोई ब्रह्मांड से जुड़ी हुई बात आ जाए। देखिए, प्रतियोगी परीक्षा किस प्रकार से क्वेश्चन पूछती हैं और किस प्रकार से आप लोगों के लिए ये विकल्प सेट किए जाते हैं, जरा देखो। यहाँ प्रश्न संख्या 1 से 5, जहाँ तक प्रश्नों का संबंध है, महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय करने के लिए आवश्यक है कि आप मजबूत तर्क और कमजोर तर्क के मध्य फर्क करने में सक्षम हो। मजबूत तर्क प्रश्न से सीधा संबंधित है और महत्वपूर्ण दोनों ही होते हैं, याद रखो। कमजोर तर्क प्रश्न से सीधे संबंधित नहीं हो सकते और कम महत्वपूर्ण होते हैं, या प्रश्न के नगण्य पक्ष से संबंधित हो सकते हैं। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न के साथ, है ना, आपको 1 व 2 ये कथन, मतलब 1 व 2 ये कथन दिए हुए हैं। आपको यह निश्चित करना है कि कौन सा मजबूत तर्क है और कौन सा कमजोर तर्क है, ठीक है ना। आप लोगों को आपके आंसर क्या चुनने हैं, जरा देखो। जब आप लोग ये प्राप्त करें कि हमारा जो पहला कथन है वो ठोस है, तो बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। या फिर ऐसे मान के चलना, जब आपको बोले कि पहला तर्क मजबूत है ना, तो आप उत्तर ए चुनिए। जब केवल दूसरा तर्क मजबूत हो तो आप केवल उत्तर बी चुनिए। यदि या तर्क फर्स्ट या तर्क सेकंड मजबूत हो तो उत्तर में सी विकल्प को चुनिए। विकल्प आप लोगों को मिलेगा, आराम से चुन सकते हैं। अगर देखिए, मैं और थोड़ा सा इसे ऊपर बढ़ाता हूँ, जैसे कि आपको डी विकल्प कब चुनना है? न तो फर्स्ट और न ही सेकंड मजबूत तर्क हो, जब आप लोग विकल्प डी चुनेंगे, क्योंकि आपकी जो परीक्षा होती है वो ऑप्शनल ही होती है। उत्तर में ई विकल्प कब चुनना है? यदि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही मजबूत तर्क हों तो आपको उत्तर में ई विकल्प चुनना होगा। अब आपको पता लगेगा कि कौन सा तर्क मजबूत है, कौन सा तर्क इसमें आपका कमज़ोर है। जैसे कि यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, अब मैं क्वेश्चन पे आ जाता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन से ही आप लोगों को समझने की पूरी मदद जो है वो आप लोगों को मिलेगी। करिए पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है भाई, क्या सनसनीखेज समाचार पत्रों को प्रतिबंधित होना चाहिए? जो सनसनी कहते हैं ना भाई, टॉप मोस्ट सनसनी मचा दी इस खबर ने, तो क्या ऐसे समाचार पत्रों को प्रतिबंधित होना चाहिए, है ना? तो ये तो एक कथन था, तर्क क्या था भाई? नहीं, इस तरह की बेवकूफ़ी के कार्य आखिर सोचे भी कैसे जा सकते हैं, क्या ये हो सकता है? सेकंड, हाँ कोई परेशानी नहीं है, हमारे पास कई अच्छे समाचार पत्र हैं। तो क्या इनमें से कौन सा आपके हिसाब से मजबूत हो सकता है? देखिए, यहाँ मैं बताऊँगा आपको, यहाँ आपको बस अपना थोड़ा सा धैर्य रखना है, क्योंकि यहाँ तर्क सेकंड तो मजबूत नहीं है कि हाँ हमारे पास अच्छे समाचार पत्र हैं, ऐसा कोई हमें मतलब ना तो पता चला है कि हमारे पास और भी समाचार पत्र है, ना ही कोई चीज़ डिफाइन हुई है। देखिए, तर्क फर्स्ट इसलिए मजबूत हो जाता है क्योंकि सनसनीखेज समाचार पत्रों से कोई राष्ट्रीय क्षति नहीं होती, अतः इस संबंध में सोचना बेवकूफ़ी है ना। इनसे हमें कोई राष्ट्रीय हित पर क्षति थोड़ी ना होगी कि हम इसको बंद कर दें, प्रतिबंधित कर दें, नहीं। तो आप कहेंगे सर इसमें पहला तर्क मजबूत है, पहला तर्क मजबूत है, याद रखो, ठीक है ना। तो ए विकल्प, इसमें आप जो भी विकल्प आपके दिए हुए होंगे जिसमें बोला गया होगा कि तर्क फर्स्ट मजबूत है, तो वही आप लोग को चुनना होगा, ठीक है ना। चलिए, दूसरे कथन तर्क पे आता हूं मैं। दूसरे कथन में दिया गया है, क्या सभी प्रकार के पाठ्यक्रम पत्राचार द्वारा प्रदत्त होने चाहिए? सभी प्रकार के पाठ्यक्रम, केवल पत्राचार यानी पत्र के माध्यम से? चलिए, अब हम तर्क में नज़र डालते हैं। हाँ, नियमित पाठ्यक्रम में सीमित सीट हैं, जो पाठ्यक्रम में रुचि रखते हैं उन्हें आगे पढ़ने का अवसर दिया जाना चाहिए। क्या ये मजबूत है? ठीक है ना, क्या मजबूत है? सेकंड और पढ़ो। नहीं, शिक्षक और शिष्य के बीच की
अंतक्रिया विकास के लिए सामान्य रूप से महत्वपूर्ण है। अंतक्रिया की तो कोई बात ही नहीं हुई, तो ये तो ऑलरेडी गलत हुआ। पहला वाला क्यों गलत हुआ? तो पहला वाला भी आपका गलत है क्योंकि निकल ही नहीं सकता। दोनों तर्क कमजोर हैं क्योंकि कुछ पाठ्यक्रम में शिक्षक का रहना आवश्यक है और विकास के लिए शिक्षक और शिष्य संबंधी होना आवश्यक नहीं होता। तो विकास के लिए तो शिक्षक और संबंधी होना आगे नहीं होता, लेकिन मतलब ज़रूरी नहीं होता, लेकिन पाठ्यक्रम जो होते हैं कुछ, इनमें शिक्षक का रहना आवश्यक होता है। इसने बोला है हाँ, नियमित पाठ्यक्रम में सीमित सीट हैं और जो पाठ्यक्रम में रुचि रखते हैं उन्हें आगे पढ़ने का अवसर दिया जाना चाहिए। तो ये दोनों ही गलत यहाँ हो जाएंगे। और ऊपर से बोला है सभी प्रकार के पाठ्यक्रम पत्राचार द्वारा प्रदत्त होने चाहिए, ये बात बोली है, सभी प्रकार के। ठीक है ना, तो ये आपका उत्तर था इसका। तीसरे क्वेश्चन को पढ़िए। तीसरे क्वेश्चन में आपका आंसर क्या आ सकता है? क्या सार्वजनिक अवकाशों की संख्या कम करनी चाहिए? एक ऐसा कथन आया। तर्क फर्स्ट है, नहीं, इससे गुहार और शोरगुल होने लगेगा। सेकंड, हाँ, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करनी चाहिए। बताओ बताओ। ये दोनों ही कमजोर है। क्यों? नहीं, इससे गुहार और शोरगुल होने लगेगा। अच्छा, जो सार्वजनिक अवकाश हैं सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, इनकी संख्या अगर कम कर दी जाए तो शोरगुल होगा। गलत। हाँ, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करना चाहिए, ये भी गलत। दोनों ही गलत है। ठीक ना? ये मतलब तर्क फर्स्ट कमजोर क्यों है? क्योंकि गुहार एवं शोरगुल से सरकार को डरना नहीं चाहिए, इसलिए कमजोर है। तर्क सेकंड क्यों कमजोर है? क्योंकि इससे भी तर्क, है ना, इससे भी तर्क नहीं दर्शाया गया है, यानी जो बात यहाँ बोली गई है वो दर्शाई ही नहीं गई है। तो ये गलत है, कोई मतलब अर्थ तो निकलता है ही नहीं, इसलिए गलत है। 4 में देखिए, क्या सभी शालाएं सह शिक्षा वाली बनाई जानी चाहिए? जो आपकी विद्या की शालाएं हैं या फिर जो जहाँ पर आप लोग पाठशाला में जाते हो वो शाला है, इसका मतलब क्या सभी शालाएं सह शिक्षा वाली बनाई जानी चाहिए? तर्क, हाँ, अन्यथा हम लड़कियों की शिक्षा प्रोत्साहित कैसे करेंगे और अधिक लड़कियों को सह शिक्षित या सह शिक्षा शालाओं में पंजीयन कराना चाहिए। तर्क फर्स्ट तो है भाई कमजोर, गलत है ये तो। सेकंड, नहीं, हमारे जैसे रूढ़वादी समाज में अभिभावकों में सह शिक्षा के विरुद्ध कई प्रतिबंधित होते हैं और यह लड़कियों की शिक्षा में बाधक हो सकते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। तभी बोला है कि सभी शिक्षाएं सह शिक्षा वाली बनाई जानी चाहिए, सभी शालाएं सह शिक्षा वाली बनाई जानी चाहिए। तो यहाँ तर्क सेकंड बिल्कुल मजबूत निकलेगा, क्योंकि लड़कियों को अलग से भी पढ़ाया जा सकता है ना। तर्क सेकंड भी कमजोर है क्योंकि इस युग में लड़कियों की सह शिक्षा के लिए अभिभावक रूढ़वादी नहीं बल्कि आधुनिक है। ठीक ना? तो क्या फर्स्ट और सेकंड दोनों निकलते हैं? नहीं, ये भी कमजोरी है, दोनों ही कमजोर है, कोई सा भी नहीं निकलता इसमें से। ठीक है, तर्क फर्स्ट कमजोर है क्योंकि यह शिक्षा जो सह शिक्षा है जरूरी नहीं है, क्योंकि लड़कियों को अलग भी पढ़ाया जा सकता है। तर्क सेकंड इसलिए कमजोर है क्योंकि इस युग में लड़कियों की सह शिक्षा के लिए अभिभावक रूढ़वादी नहीं बल्कि आधुनिक हैं। दोनों ही गलत हैं और यहाँ बोला गया कि रूढ़वादी समाज है। आगे, क्या विद्यार्थियों पर शैक्षणिक संस्थानों में यूनियन के क्रियाकलापों में भाग लेने को प्रतिबंधित करना चाहिए? एक ये कथन आया। तर्क देखो, तर्क देखो, तर्क में क्या है? हाँ, विद्यार्थी पढ़ने के लिए प्रवेश लेते हैं, यूनियन के क्रियाकलाप में लिप्त होने के लिए नहीं। तो क्या विद्यार्थियों पर शैक्षणिक संस्थानों में यूनियन के क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए प्रतिबंध करना चाहिए, जो छात्र नेता आदि के चुनाव होते हैं? तो देखिए, पहला गलत हो जाएगा। पढ़ने के लिए, केवल पढ़ने के लिए ही नहीं लेते वो निवेश, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, इन चीज़ों को समझने के लिए भी लिया जाता है। नहीं, वे विद्यार्थी जिनको पढ़ाई में रुचि नहीं है उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए कुछ अवसर मिलने चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें दोनों ही गलत हो जाएंगे 5वें में। ठीक ना? दोनों ही तर्क इसमें कमज़ोर हैं क्योंकि शैक्षणिक संस्थाओं में पढ़ाई रुचिकर एवं विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए करवाई जाती है ना। तो यूनियन क्रियाकलाप में लिप्त होने के लिए नहीं, ये तो पहले ही गलत हो गया, क्योंकि सर्वांगीण विकास के लिए विद्यार्थी को बुलाया जाता है स्कूल में। अगला, क्या भारत में मतदान के लिए आयु बढ़ाकर 21 वर्ष कर देनी चाहिए? 6 नंबर क्वेश्चन, बस आपको सोचना है अच्छा सा। नहीं, किसी प्रचलन को बदलना मुश्किल है, ये तो बात गलत है। बदला जा सकता है, क्यों नहीं बदला जा सकता? गलत।
हाँ, उस उम्र तक लोगों में जिम्मेदारी की भावना और उच्च स्तरीय परिपक्वता विकसित हो जाती है। तो ये ठीक बात हो सकती है, ये ठीक बात इसमें आपकी हो सकती है। क्या ठीक बात हो सकती है, बताओ। ये बोला गया है, क्या भारत में मतदान के लिए आयु बढ़ाकर 21 वर्ष करनी चाहिए। देखिए, अभी वर्तमान में 18 वर्ष है, 18 वर्ष, और जो कि 18 वर्ष की आयु ठीक ठाक है। 18 वर्ष की आयु के युवा को पहले से ही बालिग मान लिया गया है, तो ये बात भी इसमें कमज़ोर हो जाएगी। जरूरी नहीं है 21 वर्ष करना, जरूरी नहीं है दोस्त 21 वर्ष करना, कि जी 21 वर्ष हो जाएगी तभी वो, है ना, मतदान की आयु अगर 21 वर्ष हो जाएगी तो उसमें उच्च स्तरीय परिपक्वता आ जाएगी। इसकी जिम्मेदारी ऑलरेडी सरकार ने ले ली है। ये 18 वर्ष का जो बच्चा है ना, वो ऑलरेडी परिपक्व है, समझदार है, तो 21 वर्ष करने की ज़रूरत नहीं है इसे, ठीक ना। संविधान के अनुसार 18 वर्ष की आयु के युवा को पहले से ही बालिग मान लिया गया जब संविधान बना था, और हम संविधान की चीज़ों को नकार नहीं सकते, इसलिए ये गलत है। अगला देखिए सवाल नंबर 7, क्या भारत में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में खुली किताब परीक्षा प्रणाली आरंभ होनी चाहिए। खुली किताब परीक्षा प्रणाली, जरा बताइए क्या ऐसा होना चाहिए। नहीं, इससे वर्तमान परीक्षा प्रणाली के महत्व और मूल्यों में कई गंभीर उन्नति नहीं होगी, कोई गंभीर उन्नति नहीं होगी, ये गलत हो जाएगा, कमजोर है ये तो। हाँ, सभी विद्यार्थी आसानी से पास हो जाएंगे और अपना व्यावसायिक जीवन प्रारंभ कर देंगे, दोनों गलत है, ठीक ना। ये कह रहा है खुली किताब परीक्षा, पहले सामने किताब खोल के रख लो, परीक्षा दे लो, ऐसी परीक्षा प्रणाली आरंभ होनी चाहिए। नहीं, इससे वर्तमान परीक्षा प्रणाली के महत्व और मूल्यों में कई जो गंभीर उन्नति नहीं होगी। तो देखिए, इससे कोई उन्नति जो पुरानी वाली है उसकी उन्नति पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो पाठ्यक्रम की जो खुली किताब परीक्षा है ना, ऑलरेडी अपने आप में गलत है, ठीक ना। तो ये दोनों ही यहाँ पर कथन आपके गलत हो जाएंगे, और तर्क भी, मतलब कथन ठीक है, तर्क दोनों गलत हो जाएंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूह या जातियों के लिए प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण व्यवस्था शुरू करनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए क्या, जरा बताइए। नहीं, विश्व में कहीं भी यह प्रचलन लागू नहीं है। हाँ, ऊपर विश्व की बात नहीं हुई, और हमें क्या पता विश्व में लागू कि नहीं, तो हम इसे तो हल नहीं कर सकते, गलत है ये तो। हाँ यह हाँ, यह इस समूह या जाति के विकास के अधिक अवसर प्रदान कर सकता है। तो क्या ऐसा हो सकता है। हाँ, क्योंकि इसके विकास के लिए सरकार ने पहले ही आरक्षण दिया हुआ है, अतः निजी क्षेत्र में भी आरक्षण दिया जाए तो इनका जो विकास है उसके अधिक अवसर मिल जाएंगे, तो सेकंड जो है वो बिल्कुल पॉसिबल हो जाएगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 9वां नंबर, क्या स्कूल के अध्यापकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। जो स्कूल के अध्यापक होते हैं, स्कूल के अध्यापकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, जो प्राइवेट तौर पर ट्यूशन चला लेते हैं। तर्क, हाँ, केवल तभी स्कूल में पढ़ाई की गुणवत्ता में उन्नति हो सकती, केवल, तो एकमात्र रास्ता कभी सही नहीं होगा, मैंने बताया था आपको, गलत है, ठीक है ना। हाँ, केवल तभी स्कूल में पढ़ाई की गुणवत्ता में उन्नति होगी, क्या ऐसा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए हो तो सकता है ऐसा, अगर सोचें तो। अगर ये प्राइवेट ट्यूशन बंद कर दिए जाएं, अगर ये प्राइवेट ट्यूशन बंद कर दिए जाएं, तो जो टीचर है वो विद्यालय में ही अपनी पूर्ण क्षमता से तैयारी करवाएगा बच्चे की। देखिए, चलते चलते पढ़ते हैं आगे। हाँ, आजकल अध्यापकों का वेतन युक्ति संगत है, ठीक ना। हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अर्थात अधिक रुपए कमाने की आशा से ट्यूशन करना गलत हो जाएगा। तो ये दोनों ही कथन जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे दोस्त, यहाँ पे दोनों तर्क ठोस है, क्योंकि ट्यूशन का प्रलोभन हटने के बाद अध्यापक विद्यालय में ही अपनी पूर्ण क्षमता से तैयारी करवाएगा बच्चे की, तथा अध्यापकों का वेतन भी युक्ति संगत हो जाएगा। अर्थात अधिक रुपए कमाने की आशा से ट्यूशन करना गलत होता है। तो इसलिए ये जो है प्राइवेट ट्यूशन प्रतिबंध कर दिया जाए तो अच्छा होगा, इस प्रकार से बोला गया है। सवाल नंबर 10 देखिए, क्या बच्चों को न्यायिक रूप से यह जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए कि वे अपने माँ बाप की बुढ़ापे में देखभाल करें। न्यायिक रूप से, चलो जी, हाँ, इस तरह के मसले केवल कानूनी रूप से हल किए जा सकते हैं। तो देखिए ये तो गलत हो गया, केवल कानूनी, केवल वर्ड यही विकल्प नहीं हो सकता इसका, गलत है। आगे बात करता हूं मैं। सेकंड, नहीं, केवल यह है
नहीं केवल यही गरीब माँ बाप को थोड़ी राहत दे सकता है, नहीं केवल यही, है ना। तो क्या हो सकता है? सेकंड क्या कह रहा है? क्योंकि नियम बनाकर ऐसे मामले को पूर्ण हल नहीं किया जा सकता, केवल थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है। तो देखिए, थोड़ी राहत तो दे सकता है, ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि यह नहीं केवल यही गरीब माँ बाप को थोड़ी राहत दे सकता है। इसमें थोड़ी वर्ड बोला है, थोड़ी राहत तो दे सकता है। अगर ऐसा हो जाए तो न्यायिक रूप से यह जिम्मेदारी सौंप दी जाए तो, है ना, थोड़ी राहत मिल सकती है, इतना पक्का है। अगला 11वां नंबर देखिए, क्या खिलाड़ियों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए? तर्क फर्स्ट, नहीं, ऐसा करना नागरिक कानून संहिता के प्रति अपमानजनक होगा। अरे यार, इसमें कौन सा अपमान हो जाएगा? ये तो गलत है। 11वां नंबर तो, 11 नंबर का पहला तो गलत है। सेकंड, हाँ, खिलाड़ियों की स्वास्थ्यता के कारण ही खेल क्षेत्र में देश की प्रगति संभव हो सकती है। बिल्कुल ठीक है, ये ऐसा हो जाए तो अच्छा होगा, तभी तो खिलाड़ी अच्छे से लड़ेगा। आगे, क्या गर्मी के दिनों में तरलीय भोजन पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए? या देखिए, क्या गर्मी के दिनों में तरलीय भोजन पर ध्यान दिया जाना चाहिए, कथन है ये। तर्क क्या है? हाँ, सभी कलाकारों का ध्यान, सवाल नंबर 12, कलाकार, ये तो कलाकारों का ध्यान इस समय और अत्यधिक होता है। गलत। हाँ, सभी कलाकारों का ध्यान इस समय और अत्यधिक होता है, तो गलत है, छोड़ दो इसे। सेकंड, हाँ, इस प्रकार के भोजन शारीरिक शरीर में पानी की कमी की पूर्ति करते हैं, जो कि मनुष्य के लिए लाभकारी होता है। तो 12 नंबर का बी मजबूत हो जाएगा, बस आपको अच्छा सा सोचना है। सवाल नंबर 13 देखो, क्या केवल नेटवर्क धारकों को केबल के माध्यम से ब्लू फिल्में नहीं दिखानी चाहिए? जो ब्लू फिल्में दिखाते हैं, जो केबल धारक होते हैं, जो केबल के मध्य आता है, ठीक ना। हाँ, ऐसा करने से विशेषकर बच्चों के क्रियाकलापों में सुधार आ सकता है। तो देखिए, ऐसा करने से क्या आ सकता है, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी नहीं है कि केवल धारकों द्वारा ब्लू फिल्म को न दिखाए जाने के बाद बच्चों के क्रियाकलाप में ही बदलाव आ जाए। तो ये तो गलत है, ये तो इसमें गलत है, ये तो गलत है। ऐसा करने से ही बच्चों के क्रियाकलाप में सुधार आ सकता है, अगर वो ना दिखाएं तो गलत है। और बच्चा बिगड़ना होगा तो वो वैसे बिगड़ जाएगा भाई, गलत। सेकंड है, हाँ, कुछ देश ऐसा करने में अपनी रुचि जाहिर कर चुके हैं। हाँ, हमें अब फिर हमें क्या पता, हमें क्या पता कि कोई देश कर चुका है कि नहीं कर चुका, क्योंकि ऊपर देश वेश की बात तो की नहीं गई, तो ये भी गलत है। 13वां नंबर, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही गलत। 14वां नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? देखिए, नहीं, ऐसा करने में फर्नीचर व्यवसाय को बड़ा धक्का लगेगा। क्या मतलब? पेड़ों को काटोगे तो तुम्हारे लिए नुकसान है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी पर्याप्त मात्रा में, गलत हो जाएगा पहला तो, धक्का लगेगा। हाँ, इससे हमें सुंदरतम वातावरण का अवलोकन करने को मिलेगा। पेड़ काट दोगे तो फिर सुंदरतम वातावरण का अवलोकन मिल जाएगा, गलत, दोनों ही गलत है। 15वां नंबर, क्या प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को यौन संबंधी शिक्षा दी जानी चाहिए? तर्क देखो, नहीं, यह बच्चों की प्रगति में बाधक हो सकता है। चलो, प्रगति में बाधक हो सकता है, यौन संबंधी शिक्षा दोगे यौन संबंधी, तो प्रगति में बाधक हो सकता है। देखिए, ये कहा नहीं जा सकता, पूरी तरीके से गलत है, ठीक है ना। सेकंड देखो, हाँ, बच्चों की उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें हर तरह की शिक्षा दी जानी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो हमको शिक्षा दी जानी चाहिए इस संबंध में भी, ताकि देखिए, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि अगर उन्हें इस प्रकार की शिक्षा दी जाएगी तो वो समझ जाएंगे, वो इन मामलों से दूर रहेंगे, है ना। प्रगति में बाधक कैसे हो जाएगा? इन मामलों से दूर रहेंगे अगर उन्हें यौन संबंधी पहले ही जानकारी दे दी जाएगी तो, है ना। चलो, क्या महिलाओं को चुनावों में 33% आरक्षण मिलना चाहिए? क्या ऐसी बात होनी चाहिए? जरा बताओ। नहीं, इससे उनके बच्चे और परिवार पर खराब असर पड़ता है। आरक्षण दे दोगे, उनके बच्चे और परिवार पर क्या खराब असर पड़ेगा, गलत है पहला। हाँ, इससे महिलाओं के स्तर में सुधार होगा, बिल्कुल ठीक है, महिलाओं का स्तर सुधर सकता है, तो केवल सेकंड प्रबल है। आगे, क्या बच्चों को स्कूल में दाखिले की न्यूनतम आयु सीमा 5 वर्ष कर देनी चाहिए? 5 वर्ष कर देनी चाहिए, है ना, ये तो कथन था। तर्क पढ़ो, हाँ, बच्चे 5 वर्ष की उम्र में ही पढ़ने के लायक हो पाते, गलत है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 5 साल की उम्र में दूसरी कक्षा तक आ जाते हैं, वो पहले भी इसके एलिजिबल हो जाते हैं। दूसरा कथन है, हाँ, मनोवैज्ञानिक
मनोवैज्ञानिकों के अनुसार 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए पढ़ाई एक बोझ बन सकती है। क्या ये हो सकता है? क्या ये हो सकता है? 5 वर्ष की उम्र में पढ़ने के लायक हो, जरूरी नहीं है, क्योंकि इससे कम या ज़्यादा उम्र में भी पढ़ने के लायक हो सकते हैं। तर्क सेकंड ठोस है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक तौर पर 5 वर्ष की कम आयु के बच्चे परिपक्व नहीं हो पाते, जिससे वे पढ़ाई को बोझ समझते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है, और तुम पढ़ के आए होगे, तुमने भी बोझ ही समझा होगा, पता है आपको। ध्यान से देखो, क्या मंत्रियों के लिए न्यूनतम शिक्षा योग्यता निर्धारित की जानी चाहिए? जो मंत्री इत्यादि लोग हैं, इनके लिए भी शिक्षा निर्धारित की जानी चाहिए। ठीक है, तो ये तो कथन था। तर्क, क्यों नहीं? क्योंकि जब दूसरे पदों के लिए शैक्षिक योग्यता अनिवार्य है तो इनके लिए भी बननी चाहिए। जरा बताओ। देखिए, इतना मैं कहूँगा, जो चुना हुआ पद है उसे शैक्षिक योग्यता से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। ये चुना हुआ पद है, चुने हुए पदों को शैक्षिक योग्यता से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि बचपन में समान शिक्षा के अवसर मिले हों ये आवश्यक नहीं, तथा मंत्रियों की सहायता के लिए उनके सचिव पढ़े लिखे हों, है ना। तो मैं इतना ही कहूँगा, क्यों नहीं? क्योंकि जब दूसरे पदों के लिए शैक्षिक योग्यता अनिवार्य है तो ये भी गलत है। सेकंड नंबर, ये भी गलत है। हाँ, आज विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में इतनी वृद्धि हो जाने से महत्वपूर्ण पदों में बैठे लोगों के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी हो गया है, तो ये गलत है। दोनों ही गलत हैं यहाँ पे, ये दोनों ही तर्क कमजोर हैं। आगे, क्या महिलाओं को घर के काम के बदले वेतन मिलना चाहिए? घर का काम करे तो वेतन मिलना चाहिए उनको। हाँ, इससे महिलाओं का शोषण बंद हो जाएगा। अपने घर के कामों के बदले वेतन, या क्या महिलाओं को घर के काम के बदले वेतन, तो महिलाओं का शोषण बंद हो जाएगा। क्या जरूरी है काम बंद करने से ही या फिर वेतन देने से ही शोषण बंद होगा? गलत। हाँ, जबकि बाकी सभी कामों के लिए पारिश्रमिक दिया जाता है तो इस काम के लिए भी मिलना चाहिए, तो गलत है दोनों के दोनों ही, दोनों के दोनों ही गलत हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या भारत में पटाखों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा देना चाहिए? तर्क फर्स्ट, नहीं है, हजारों श्रमिकों को मतलब बेरोजगार कर देगा। तो देखिए, पटाखे में कुछ श्रमिक तो लगे हुए होंगे, कारखाने बंद हो जाएंगे, बेरोजगारी तो फैलेगी, तो पहला तो हो सकता है। हाँ, पटाखा निर्माता बड़े पैमाने पर बाल श्रमिकों को इस्तेमाल करते हैं। हमें क्या पता बाल श्रमिक का इस्तेमाल करते हैं या फिर किसका इस्तेमाल करते हैं, तो पहला ही सही यहाँ पे हो जाएगा। देखिए, एक और भी हो सकता है, क्या भारत में पटाखों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना नहीं चाहिए? नहीं, यह हजारों श्रमिकों को बेरोजगार कर देगा। पटाखों के कारखाने के बंद होने से हुए बेरोजगारों को दूसरे कारखानों में समायोजित किया जा सकता है, तथा ऐसा कोई स्पष्ट संकेत नहीं है कि पटाखा उद्योग में ही बाल श्रमिक कार्यरत हैं। ठीक है, तो दोनों ही ये यहाँ पे कमजोर हो जाएंगे भाई, दोनों ही कमजोर हो जाएंगे 20 में। 21वां नंबर और देखिए, क्या सभी प्रायस्नातक पाठ्यक्रम या कोर्स में शिक्षण शुल्क में काफ़ी बढ़ोतरी कर देनी चाहिए? सभी के में। हाँ, यह छात्रों में कुछ गंभीरता का बोध पैदा करेगा और उनकी गुणवत्ता बढ़ेगी। भाई, केवल फीस अधिक होने से गंभीरता नहीं होती। अमीर व्यक्ति का बेटा पैसे की उपयोगिता समझता है, यह आवश्यक नहीं है ना। तो ये तो गलत है पहला। सेकंड, नहीं है, प्रतिभाशाली गरीब छात्रों को परास्नातक कोर्स से दूर रहने को बाध्य कर देगा। देखिए कि अगर शुल्क में काफ़ी बढ़ोतरी कर दोगे तो फिर ये वाला कथन ठोस हो सकता है, क्योंकि परास्नातक कोर्स से दूर रहने को बाध्य जरूर कर देगा, मजबूर जरूर कर देगा ये वाला पोजीशन। चलिए, मैं आपको और थोड़े से क्वेश्चन करा देता हूँ। देखिए, क्या वर्तमान शिक्षा प्रणाली में बदलाव किया जाना चाहिए? एक कथन, उसके संबंध में तर्क भी दिए हुए हैं, इस तर्क को पढ़ो। बताइए। हाँ, ऐसा करने से ही देश की प्रगति संभव है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में अगर बदलाव कर दोगे तो क्या इसी से होगा? नहीं। हाँ, अत्यंत विकसित देश यह नीति अपनाते हैं। तो देखिए, अत्यंत विकसित देश ये नीति अपनाते हैं, नहीं अपनाते, हमको नहीं पता, पर ये दोनों ही चीज़ें गलत हैं। क्या प्रत्येक माता पिता को अपने बच्चे की
दिलों में कर्तव्यनिष्ठ बनने के गुणों को संचारित किया जाना चाहिए। तो देखिए ऐसा होना तो चाहिए। फर्स्ट देखो, हाँ समय से आबद्ध रहने वाले व्यक्ति सदा सुखकारी होते हैं। तो देखिए तर्क फर्स्ट को तो कहा नहीं जा सकता कि ये उचित होगा। हाँ बच्चों के इस गुण के कारण देश की प्रगति में चार चांद लग जाते हैं। तो क्या कि प्रत्येक बच्चे, हाँ बिल्कुल ठीक है, अगर माता पिता उन बच्चों के दिलों में कर्तव्यनिष्ठ बनने के गुणों को संचारित कर देंगे तो बच्चों के इस गुण के कारण देश की प्रगति में चार चांद लग सकते, ये वाला ठीक हो जाएगा सेकंड पोजीशन। क्या प्रत्येक उपभोक्ता को बिजली के उपभोग पर ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। हाँ बिजली के दुरुपयोग के लिए यह अत्यंत जरूरी हो गया है, तो बिल्कुल ठीक है पहला। हाँ इसके लिए विद्युत कानून में संशोधन जरूरी हो गया है। जरूरी तो है नहीं भाई, ठीक ना, जरूरी तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर तर्क सेकंड को ठोस नहीं कहा जा सकता, लेकिन तर्क फर्स्ट को ठोस कहा जा सकता है। 4 नंबर देखिए, क्या भ्रष्टाचार से संबंध रखने वाले की नागरिकता समाप्त कर देनी चाहिए? हाँ कुछ प्रबुद्ध जनों की यही राय है। कुछ प्रबुद्ध जनों की यही राय है, तो राय एडवाइस कभी सही नहीं होगी, मैंने बताया था। नहीं है समान नागरिक कानून संहिता का उल्लंघन होगा। तो क्या ऐसा? तो तर्क सेकंड ठोस हो जाएगा भाई, यहाँ पे नहीं है समान नागरिक कानून संहिता का उल्लंघन होगा, ये हो सकता है। तर्क सेकंड ठोस है, कारण यह है कि ऐसा करने से नागरिक आचार संहिता दुष्परिणाम को देखने को मिलेगा जो देश की जनसंख्या पर स्पष्ट रूप से प्रभाव डालेगा। लास्ट क्वेश्चन, क्या डेयरी मालिकों को दुग्ध के उत्पादन पर ध्यान देना चाहिए? तर्क फर्स्ट, हाँ इसके दुग्ध अत्यंत लाभकारी होते हैं। ठोस तो है नहीं हाँ इसके दुग्ध गलत लिखा हुआ है, वैसे भी ठोस नहीं है। नहीं सामान्य तरीके से प्राप्त दुग्ध इसकी तुलना में उच्च कोटि के हुआ करते हैं। तो यार ये भी मुझे सर तर्क नहीं लगता कि सामान्य तरीके से प्राप्त जो दुग्ध है इसकी तुलना में उच्च कोटि, कंपैरिजन वाली बात कभी सही नहीं होगी, तो ये भी गलती है, इसमें भी कोई सा भी ठोस नहीं होगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो उनकी मैंने आपको प्रैक्टिस कराई है, ध्यान से आपने किए होंगे तो कुछ समझ में ज़रूर आया होगा।